बात हम करेंगे एक बर्निंग डिजीज की, कैंसर की। आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है लोगों में कैंसर। जब किसी को पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, आयुर्वेदा के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका? फर्स्ट स्टेप देखिए, जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो मैं नहीं कहता लोगों को कि कोई गुमराह करने वाली बात होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनको बौखलाना नहीं चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और साथ में एक वैद्य की। अगर सिर्फ आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज चाहे तो? मैं कहता हूँ अगर सिर्फ वो आयुर्वेद पद्धति से इलाज चाहे तो या तो उस तरह की सुविधाएं आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में हो तो हो सकता है। अगर वो कहे कि आयुर्वेद मुझे दवाई दे के घर भेज दे, मैं काम भी करता हूँ, नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, जो लोग एलोपैथी में काम इलाज कर रहे हैं, कीमो वगैरह लग गई है, रेडियोथेरेपी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारे पास आते हैं कि गोल साहब आप कुछ एनर्जी के लिए दो, तब हम देते हैं। हमारे पास जो CA7 विन के नाम से बनता है प्रोडक्ट देते हैं। और व्हीट ग्रास, मैडम अगर दुनिया में कैंसर सेल को मात देने की कोई चीज़ है वो है व्हीट ग्रास, मोरिंगा, दो चीज़ें। अगर ये दो चीज़ों को सही वैद्य की देख रेख में पेशेंट ले ले तो वो उसकी नैया पार हो जाती है। और इसके इस प्रॉपर्टी के बारे में आप ये मत सोचिएगा कि गोयल साहब बता रहे हैं तो गोयल साहब से मिलेगी, ये कहीं भी मिलती हैं। और आप गूगल भैया से जाके पूछिएगा, गूगल पे जाके सर्च करिएगा, क्रोम में जाके सर्च करिएगा, उसके अंदर आप लिखिएगा कि व्हीट ग्रास के बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या हैं, मोरिंगा के फ़ायदे क्या हैं, और ये भी लिख सकते हो कि कैंसर रोगी के लिए व्हीट ग्रास के कितने फ़ायदे और क्या फ़ायदे हैं, वो सारा कुछ आपके सामने आएगा। ये भी नहीं है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास हर कोई नहीं आ सकता, ना सबके लिए मैं बना सकता हूँ। मेरे पास इतना साधन अगर हो भी गया तब भी नहीं बन पाएंगे, कितना बड़ा मर्जी साधन कर दो, इतने करोड़ों लोगों का पेट तक चीज़ पहुंचानी बच्चों का खेल नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चीज़ें सारी कंपनियां बनाती हैं, कहीं से भी लो, खाओ और अपनी जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। ये जो आपने कैप्सूल बताया C7, क्या नाम है इसका पूरा? CA7 विन। CA7 विन। हाँ। और ये मिलेगा कैसे? ये गूगल पे जाना, ये हमारी वेबसाइट पे मिलता है, या फिर लोग मुझे मिलते हैं आके। मैं पर्सनली तो नहीं मिलता, लेकिन मेरा वीडियो कॉल होता है। जो भी लोग क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी अगर इच्छा होती है गोयल साहब से बात करनी है तो मेरा वहाँ पे स्क्रीन है, वहाँ पे वो ऑन करते हैं तो मैं वहाँ पे आके उनसे डिस्कस करता हूँ। और जो वहाँ डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनको अच्छे से समझा के दे देते हैं वो चीज़ें। एलोपैथी का हमें पता है कि एक ब्रांड है, उसी से लेनी है दवाइयाँ। होम्योपैथी में हम किसी डॉक्टर पे रिलाई करते हैं, आसपास क्लिनिक होता है, वहाँ जाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से उनका प्रचार होता है। आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर लोगों के एक्सेस में है नहीं, तो कैसे पहचाने एक डॉक्टर को, आयुर्वेदिक चिकित्सक को कैसे पहचाने कि इनके पास जाने से लोगों के पास एक्सेस कम होने की वजह से लोग आयुर्वेदा की तरफ कम जाते हैं और एलोपैथी वाले का क्लिनिक हर जगह मिल जाता है तो लोग वहाँ ज़्यादा दौड़ते हैं। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BAMS करते हैं, उसके बाद वो भी एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिस्ट को, आयुर्वेदिक के स्टूडेंट को एलोपैथी भी पढ़ाया जाता है और उसको नॉलेज होती है उस चीज़ की, तो वो उसमें ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उसको तो दुकान चलानी होती है अपनी, उसको तो उसने डिग्री करी है, उसको तो जीवन यापन चलाना होता है, तो वो भी एलोपैथी करता है। और लेकिन अगर आपने जैसे सवाल किया कि कैसे हम पहचाने कि ये वैद्य है, वैद्य हमेशा नाड़ी देख के इलाज करता है। जो वैद्य नहीं है वो लेबोरेटरी के टेस्ट देख के इलाज करता है। बस इतना फर्क है कि अगर कोई आपको टेस्ट लिख कर दे रहा है वैद्य की, जाओ जाके टेस्ट करा लो फिर मैं देखता हूँ, तो समझो वो वैद्य नहीं है, वो डॉक्टर है। और जो वैद्य है वो हमेशा नाड़ी देख के, उसकी दर्ज पहचान के इलाज करता है। और ऐसे नाड़ी वैद्य मेरे साथ 3 हैं, तीनों बहुत निपुण हैं। और एक तो हमारे बहुत सीनियर हैं, उनकी अब तो बहुत वृद्ध अवस्था हो गई है, और वो नाड़ी देख करके आदमी को वो चीज़ें बता देते हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोची होती। सर, वात, पित्त और कफ 3 एलिमेंट्स होते हैं हर एक इंसान के। अलग अलग बॉडी टाइप होता है आयुर्वेद के हिसाब से, जितना मैंने पढ़ाया है। तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए हमारी यंग जनरेशन के लिए कि कैसे वो पहचाने कि उनका बॉडी टाइप वात है, कैसे पहचाने पित्त है, कफ है। और अगर ऐसा है, मतलब किसी को भी अपना बॉडी टाइप जानना हो, कैसे जानेगा? ये ना इतना आसान नहीं होता और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं। अभी जैसे मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में आप इमेजिन कीजिए कि रोज़ अगर मैंने 20 नाड़ियाँ देखी होंगी हाथ में पकड़ के। खैर कुदरत का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि 1996 में, 1996 में मैंने अपने वैद्य जी के साथ बैठना शुरू किया था। तो हमेशा हमारे पास रोज़ का 100-125 लोगों का आना जाना था। 100-150 पेशेंट हमेशा ही रहा, उन दिनों में भी रहा जब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आयुर्वेद में नहीं था।
हमारे पास था, क्योंकि हमारी बहुत पब्लिसिटी थी पूरे चंडीगढ़ में। जिसको हम मिल लेते थे वो तो कहता था बस अगली बार 10 लोग और आएंगे, क्योंकि हमारी एक तो बात समझाने का है कि हमने सामने वाले को अपनी बात कही नहीं, समझाई है, तो वो जाके लोगों को समझाता था। तो हमने कितनी नाड़ियाँ देख ली होंगी, अगर 100 भी रोज़ की देखी तो अभी मैं आपको 20-30 कह रहा हूँ, तब भी आप अंदाज़ा लगाइए कि 1996 से लेके आज तक मतलब कितनी नाड़ियाँ हमने देखी होंगी और कितना अनुभव इकट्ठा किया होगा। तो ये एक शब्दों में बयान नहीं होता। हाँ, एक ज़रूर मैं बात कहूँगा कि वात पित्त कफ जो है 3 दोष हैं बॉडी के, और तीनों में 148 रोग आते हैं। 148 148 बीमारियां इन तीनों में आती हैं। और जैसे मान लो हम ऐसे नब्ज लेते हैं तो उसमें आता क्या है कि वात पित्त और कफ, पहली नाड़ी वात पित्त और कफ। जब आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि जो लोगों की वात और पित्त की प्रकृति बहुत है, जिनको वात का रोग है उनके मैं थोड़े थोड़े सिम्टम बता देता हूँ कि उनको पेट में प्रॉब्लम रहेगी और उनका वाय बड़ा रहेगा शरीर के अंदर। वो जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होएगी और उनके हाथों पैरों में ऐंठन हो जाएगी। और दूसरी बात कि वात का जो रोगी होता है और उसको बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है उसका। और जो पित्त का दोषी होता है, पित्त का दोष, पित्त गर्मी की कारण माइग्रेन होएगा, पेट में गर्मी हो जाएगी, लीवर में गर्मी हो जाएगी, सिलेटेड लीवर की बीमारियां, ब्लोटिंग, ऐसी चीज़ें। और जो कफ का रोगी है उसके अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी के रेशे जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उससे उसको गठिया वात, वाय वाले को जैसे वाय के साथ गठिया होता है, वात रोग होता है, ऐसे ही कफ दोष में आकर के जो रेशे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं बॉडी के। उससे जैसे 100 150 छींक आ गई है ना, अभी छींक ही मारता है ऐसी। और ऐसे कुल मिला के 148 रोग इन तीनों में आ जाते हैं। और आजकल तो मतलब जैसा जमाना आ गया है, रोग भी बहुत आ गए हैं, लेकिन सारे रोग इन वात पित्त कफ के अंडर ही रहते हैं, इससे बाहर कोई रोग नहीं जा सकता। हाँ, मैंने किसी वैद्य जी से एक बार कुछ दवाइयाँ ली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी। बोले कि बॉडी इतनी समझदार है, जिसे पता है कि विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, वो सब कुछ खुद बनाती है, आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। और बोले कि आपके खाने की चीज़ों में ही ये सारी चीज़ें हैं। तो वात पित्त और कफ तीनों प्रवृत्ति के लोग हैं इस दुनिया के अंदर। और ऐसा क्या कॉमन फूड है जो सब खा सकते हैं और सबको खाना चाहिए? वो सैलड जो है वो सब खा सकते हैं। खीरा, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम, ऐसी सारी कच्ची सब्जियां। और जो कच्ची सब्जियां होती है ना, उसको जिंदा फूड कहा गया आयुर्वेद में। जो कुक हो जाती है वो मुर्दा फूड है। मुर्दा फूड मतलब उसमें वो तत्व नहीं रहते ताकत देने वाले जो जिंदा फूड में रहते हैं। जिंदा फूड जैसे काटा और खाया, फ्रूट काट लिया और खा लिया, सैलड काट लिया और खा लिया, तो वो जिंदा फूड में आते हैं। तो इस तरह से जो फूड है, एक तो हरड़, बेहड़ा और आंवला 3 फल होते हैं, तीनों का पाउडर, त्रिफला पाउडर, ये सुबह सुबह खाली पेट खाओ महिलाएं, और पुरुष जो है वो शाम को 5 बजे खाएं। और ये चीज़ें जो है ना, अगर मैं सैलड की बात करूं तो सैलड काटो पूरा एक बाउल भर के 500-600 ग्राम का, सुबह सुबह खाली पेट खाओ। सुबह ही खाली पेट सबसे पहले खीरा खा लो। खीरा खा करके जो लोग DSR वगैरह जो गैस की गोली कैप्सूल खाते हैं वो छूट जाती है। और बहुत लोगों को छुड़वाई है ऐसे। अब मेरा एक वीडियो देखना, उसमें मैंने सिर्फ खीरे पे वीडियो बनाया, वो 23 मिलियन तक चला। मतलब इसका मतलब लोगों को खीरा भी खाना नहीं आता था, जबकि तभी उन्होंने एक दूसरे को भेजा कि तू भी देख। तो खीरा खाने की एक विधि होती है। लोग रात को खाते थे खीरा। रात को जो खीरा खा रहा है वो शरीर में वायु भर देता है, शरीर बीमार होता है। अगर सुबह खीरा खाते हैं शरीर को तंदुरुस्त कर देता है। तो ग्रंथ में लिखा है कि अगर खीरा किसी दुश्मन को खिलाना है तो रात को खिलाओ, किसी मित्र प्यारे को खिलाना है तो सुबह खिलाओ। इसका मतलब ही इतना है। और ऐसे ही उसमें काला नमक डालो, सैलड में थोड़ी सी काली मिर्च डालो, ऊपर से 2 चम्मच जैतून तेल, जिसको हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन, डाल के उसको अच्छे से हिला के मिक्स करके खाओ। 1 महीना खाने के बाद आपकी बॉडी आपको बता देगी कहाँ खड़े, लेवल पता चलेगा।